नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम 10वीं क्लास का जो प्रथम अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया उसके अंतिम चरण में हैं और उस अध्याय को आज अपने पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद में हम फिजिक्स वाले जो लेसन हैं उन लेसनों को करवाएंगे, क्योंकि जो 21 तारीख का आपका 21 मार्च का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ बच्चों की एक क्वायरी आ रही है कि सर हमें फिजिक्स वाला लेसन करवाइए। तो पहले फिजिक्स वाला लेसन है वो आपको करवाएंगे। वो हम आज इसको जैसे ये समाप्त हो जाएगा तो फिजिक्स में जो प्रकाश है प्रकाश वाला लेसन अपने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में विद्युत धारा है विद्युत धारा वाला अपने पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। अपने यहाँ पे पूरी डिटेल से आपको साइंस करवाई जाएगी, बढ़िया तसल्ली से करवाई जाएगी। आप क्लास को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, साथ साथ में नोट्स बना। जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं जो आगे अभी 10th क्लास में होने वाले हैं तो वो साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे साइंस करवाया जाएगा। तो कल हमने रासायनिक अभिक्रिया वाले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। हमने संयोजन पढ़ ली थी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी। वियोजन अभिक्रिया में हमने तापीय अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी, प्रकाशीय अपघटन पढ़ी थी और विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी। फिर हमने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने उष्मा शोषी पढ़ी थी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी। आज हम जो अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? विस्थापन अभिक्रिया। परंतु आपको उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? उससे पहले सक्रियता श्रेणी आती है बेटा। सक्रियता श्रेणी जो आती है उसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो वो अपने अध्याय नंबर 3 के अंदर है, वहाँ पे जो धातुओं की जो सक्रियता है उसके आधार पर उसको रखा गया है। परंतु उसका जो महत्व है वो महत्व अपने इस अध्याय से आरंभ हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या याद करनी पड़ेगी? सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी का उपयोग आपके 1 से लेकर के 4 पाठ तक यानी 3 पाठ तक सभी पाठों के अंदर इसका महत्व है, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि किस तत्व की अभिक्रिया किस तत्व से होगी, यानी कौन सी धातु है जो अभिक्रिया कर सकती है और कौन सी धातु जो अभिक्रिया नहीं कर सकती। यानी अधिक सक्रिय जो पदार्थ होता है वो कम सक्रिय से अभिक्रिया करता है, परंतु कम सक्रिय पदार्थ होता है वो अधिक सक्रिय जो पदार्थ है उसको विस्थापित नहीं कर सकता। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सक्रियता श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी आपको पता होना चाहिए। इसी के आधार पर आपके 3 जो पाठ है 3 पाठों में जितने भी अभिक्रिया हैं वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। सक्रियता श्रेणी आप हेडिंग लगाइए। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी हेडिंग लगाइए। सक्रियता श्रेणी होती क्या है? जब धातुओं को किनको? जब धातुओं को, ये अपने धातु और अधातु वाले पाठ में पढ़ेंगे। धातुओं को, धातुएं क्या होती है? जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, या क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी या जो सीरीज हमें प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है, वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जब धातुएं होती हैं उन धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के हम घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, लिखते हैं। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करने से, लिखने से हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। यानी इस श्रेणी के अंदर हम क्या करेंगे? जो धातुएं होंगी उनको अधिक सक्रिय से कम सक्रिय की तरफ हम क्या करेंगे? लिखेंगे। यानी कौन सी जो धातु होती है वो आसानी से किसी पदार्थ के साथ में अभिक्रिया कर लेती है और कौन सी धातु है जो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। समझ आई बात? तो इसी के आधार पर हम इस श्रेणी को लिखेंगे। तो आप मेरे साथ साथ में लिखिएगा। श्रेणी कौन सी होती है? सबसे ऊपर आता है पोटेशियम। कौन सा आता है? पोटेशियम। फिर आता है सोडियम। क्या आता है? सोडियम। फिर आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम आता है। फिर आता है मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम। फिर आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम। फिर आता है जिंक। क्या आता है? जिंक आता है। जिंक के बाद में फिर क्या आता है? जिंक के बाद में क्या आता है? अप ई। क्या आता है? अप ई। क्या आता है? अप ई। अप ई के बाद में आता है पीबी। पीबी अप ई किसे बोलते हैं? आयरन को। पीबी किसे बोलते हैं? लेड को या प्लेबम को क्या बोलते हैं?
Pb, फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, कॉपर, फिर क्या आता है, फिर आता है Hg, Hg, फिर आता है Au, Hg के बाद में क्या आता है, सॉरी Hg, क्या आता है Hg, फिर आता है Au, क्या आता है Au, फिर आता है W, और फिर क्या आता है Pt, क्या आता है Pt। ये धातुएं हैं, इन धातुओं को इनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, अपने सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। समझ आई क्या बात है। अब देखो इसका एक आपको मैं ट्रिक लिखवा देता हूँ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काम कौन हो, कहता है कौन हो, आगे आओ वरना पिटोगे। ये देखो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, ये तीन होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील। तो ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, अधिक क्रियाशील। ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। इसके बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Pb, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो धातुएं होती है ये होती है मध्यम क्रियाशील धातुएं। ये क्या होती है, ये होती हैं भाई मध्यम क्रियाशील। तो इनको बोलते हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं। क्या बोलते हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातुएं क्या बोलते हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं। और फिर हाइड्रोजन से लेकर के और प्लेटिनम तक ये जो धातुएं होती है इनको बोलते हैं कम क्रियाशील धातुएं। क्या बोलते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। कम क्रियाशील धातुएं क्या बोलते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। क्या बोलते हैं, कम क्रियाशील धातुएं। यह आपकी सक्रियता श्रेणी है। देखिए भाई सक्रियता श्रेणी क्या है, जब जो धातुएं होती है, धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर, धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर, क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर, और कौन से क्रम के, घटते क्रम के आधार पर जब हम एक श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। तो हमने उन धातुओं के नाम लिखे। सबसे पहले आता है पोटेशियम, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। क्या बोलते हैं, पोटेशियम। फिर आता है सोडियम, अन्य का अर्थ होता है सोडियम। सी का अर्थ होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस या आयरन, प्लेबम या लेड या शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी या पारा। ये क्या होता है, Ag सिल्वर। ये क्या होता है, Au ओरम या गोल्ड होता है। ये होता है टंगस्टन और ये होता है प्लेटिनम। ये सभी क्या है, धातुएं हैं। ये सभी क्या है, धातुएं। इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको किस में रखा गया है, सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। अब इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग हम अभी पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस लेसन के अंदर, पहले पाठ के अंदर इनका उपयोग क्या है कि हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित क्या कर देती है, विस्थापित। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो धातु अधिक शक्तिशाली होती है, जिसके अंदर ज़्यादा पावर होती है, वो कम शक्तिशाली को क्या कर देती है, उस स्थान से हटा देती है। जैसे मान लो कोई 90 किलो का व्यक्ति है, वो बैठा है, और उसकी जगह मान लो क्लास के अंदर 90 किलो का स्टूडेंट है, वो बैठा है, और उसकी जगह कोई 30 किलो का व्यक्ति आके बैठ गया, तो अब वो कहेगा कि मेरी जगह छोड़, तो वो कहेगा नहीं छोड़ूंगा। तो 90 किलो वाला क्या करेगा कि उसको उठाएगा, उठा करके दूसरी जगह बिठा दे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है कि नहीं है, वो इससे ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली। इसी प्रकार इन धातुओं के अभिक्रियाशीलता के या पावर के घटते क्रम में इनको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय धातु होती है वो कौन सी होती है, पोटेशियम, और कौन सी होती है, सोडियम और कैल्शियम। इनमें से पोटेशियम और सोडियम तो इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जब इनको खुले वातावरण में लेके आते हैं तो ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। यानी ये आसानी से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है।
तो पोटेशियम है वो अपने से नीचे जो सभी धातु है इनको क्या करती है, विस्थापित कर सकती है। तो आपको क्या होनी चाहिए, पहले सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। इसको पूरा डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, धातु और धातु वाले पाठ में पढ़ेंगे। पहले आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो कौन सी अभिक्रिया हो सकती है और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो आप एक बार पूरी सक्रियता श्रेणी को लिख लीजिए। देखिएगा क्रम संख्या 1 से लेकर के 3 तक, तो 1 2 3 ये तो होती है अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। ये कौन सी होती है, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। 4 से लेकर के 4 5 6 7 8 4 से लेकर के 8 तक ये जो धातुएं होती है ये होती है मध्यम अभिक्रियाशील, यानी ये ठीक ठाक अभिक्रिया कर लेती है। फिर होता है 9 से लेकर के 10 11 12 13 14 और 15। 9 से लेकर के 15 तक जो ये धातुएं होती है ये क्या होती है, कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है। इनमें से ये सोना, टंगस्टन और प्लेटिनम ये ऐसी धातुएं ये अभिक्रिया करती नहीं, बहुत ही कम अभिक्रिया करती है। तो ये अभिक्रियाशीलता के क्रम के आधार पर हमने क्या बनाई है, सक्रियता श्रेणी बनाई है। तो सभी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए भाई। इसके बाद में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ये अपनी क्या है, सक्रियता श्रेणी है। तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन हो, आगे आओ वरना पिटोगे। ये इसकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे भाई, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो अपनी अभिक्रिया रहेगी वो कौन सी रहेगी, विस्थापन अभिक्रिया रहेगी। कौन सी अभिक्रिया रहेगी, विस्थापन है। सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, सक्रियता श्रेणी। और ये एग्जाम में भी क्यों सुना सकता है कि सक्रियता श्रेणी को परिभाषित कीजिए तथा उनको तत्वों को जो धातुएं उनको घटते हुए क्रम में लिखिए। तो मैंने आपको कंप्लीट रूप से यहाँ पे करवा दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ, जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ, कम सक्रिय पदार्थ को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो अधिक शक्तिशाली पदार्थ होता है, जिसमें ज़्यादा ताकत होती है, वो अपने से कम जो शक्तिशाली पदार्थ होता है उसको क्या कर देता है, उसके स्थान से बदल देता है, उसका स्थान क्या कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अर्थात सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर की धातु होगी वो अपने से नीचे वाली धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। परंतु जो नीचे वाली धातु होगी वो अपने से ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं करेगी। अगर ऐसी अभिक्रिया आ जाए एग्जाम में तो उसको क्या करना आगे की संभव है नहीं है। जैसे मान लो जड़ कोई धातु है और ये XY कोई पदार्थ है, तो जड़ इससे क्या है, शक्तिशाली है। तो जड़ क्या करेगा, X को क्या कर देगा, विस्थापित क्या कर देगा, विस्थापित। यानी जड़ और XY ये दो कोई क्या है, पदार्थ है। तो जड़ क्या है, इससे X से क्या है, शक्तिशाली है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में अभिक्रिया करेगा और X को कहेगा तू भाग यहाँ से, तो X को यहाँ से भगा देगा और खुद किसके साथ में बैठ जाएगा, Y के साथ में बैठ जाएगा। कहेगा कि मेरी जगह तो ये है, मैं यहाँ पे बैठूंगा, तू भाग। ये अगर ये ऐसे कहेगा कि मैं नहीं भागूंगा तो ये इससे क्या ज़्यादा ताकतवर है, तो इसको फेंक करके यहाँ पे भेज देगा। सुन भाई बात, इसीलिए हम अभिक्रिया लिखते हैं। देखो जिंक, ये क्या है, जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे हम कॉपर सल्फेट से। किससे करवाएंगे, कॉपर सल्फेट से। तो ये क्या करेगा,
तो जिंक की अभिक्रिया जैसे हम कॉपर सल्फेट के साथ में करवाएंगे तो जिंक देखो सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर आता है ना और कॉपर नीचे आती है। जिंक सक्रियता श्रेणी में कहाँ पे आता है? ऊपर आता है। अधिक सक्रियशील है ना, यानी ये मध्यम सक्रियशील धातुओं में आता है, नहीं आता जिंक। और कॉपर होती है, कॉपर आती है कम सक्रियशील कम अभिक्रियाशील धातुओं में। जिंक तो आता है अधिक जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं उनमें आता है, और कॉपर आती है जो कम अभिक्रियाशील धातुएं उनमें आती है। तो देखिएगा जिंक क्या कर देगा? कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो ये कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगी? विस्थापित। देखो यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो रहा है ना। विस्थापन अभिक्रिया की पहचान क्या होगी कि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ का क्या कर देगा? स्थान परिवर्तन कर देगा। परंतु जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसकी पहचान क्या होती है? उसमें जो दोनों पदार्थ होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं? अदला बदली कर देते हैं, यानी दोनों ही पदार्थ अपना क्या कर लेते हैं? स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आई क्या बात? इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर है सल्फेट, ये बन गया अपने जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और ये होगी कॉपर चांदी, सॉरी कॉपर। कॉपर को बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा। तो ये क्या होता है? तांबा। क्या होता है? तांबा। और जिंक को बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता। जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक अभिक्रिया अपने और कर लेते हैं। जैसे टॉप जो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में एक तो है कैल्शियम, कैल्शियम। फिर एक है MgSO4, चलो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड कर लेते हैं अपने यहाँ पे। MgCl2। अब ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी भाई? पता है कि आपको अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? देखो कैल्शियम आता है सक्रियता श्रेणी में 3 नंबर पर, आता ही नहीं आता? यानी जो कैल्शियम आता है वो तो आता है अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में, और जो मैग्नीशियम आता है वो आता है नीचे, यानी मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आता है। तो ये शक्तिशाली हुआ ना, ये क्या कर देगा? इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो आगे क्या बनेगा? CaCl2 प्लस है मैग्नीशियम, CaCl2 प्लस है मैग्नीशियम। समझ में आई बात? ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस में मैग्नीशियम। ये होता है मैग्नीशियम है क्लोराइड, और ये होता है कैल्शियम। ये होता है कैल्शियम, कैल्शियम। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम है क्लोराइड। ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम है क्लोराइड। तो इसे बोलते हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम है क्लोराइड। और ये है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। प्रश्न ऐसे आएगा कि जब कैल्शियम की अभिक्रिया मैग्नीशियम क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है और किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो कैल्शियम की अभिक्रिया मैग्नीशियम क्लोराइड से करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड होता है और प्लस में मैग्नीशियम बनता है। और ये अभिक्रिया कैसी होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। और साथ में बच्चों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए। और बताइए कैसी लग रही है क्लास? अपने दोस्तों को कहिए, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। अब एक बार कई बार इसमें एग्जाम में पूछा गया बेटा, 10th क्लास के एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? इस प्रकार से। अभी देखिएगा अपने आज ये जो पहला लेसन है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और कल से अपने फिजिक्स वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में कौन सा करेंगे? प्रकाश वाला स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो कई बार ऐसे पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? निम्न अभिक्रिया बताइए संपन्न होगी कि नहीं होगी? निम्न अभिक्रिया में निम्न अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं बताइएगा।
अफी प्लस CaO, एक तो ये करनी है आपको, एक करनी है Cu प्लस ZnSO4, एक आपको करनी है Zn प्लस CuSO4। तो बताइए निम्न में से इन अभिक्रिया को आप करके बताइए, तो क्या ये अभिक्रिया संपन्न होगी, क्या ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। आपको कहाँ पे जाना है, वापिस सक्रियता श्रेणी पे जाना है। आपको देखना है कि कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और फिर कैल्शियम से नीचे आती है ना, तो ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तो आपको वहाँ पे लिखना है संपन्न नहीं होगी। कारण क्या है, क्योंकि फेरस क्या है, कम अभिक्रियाशील, फेरस क्या है, कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील है, यानी इसका स्थान सक्रियता श्रेणी में कहाँ पे आता है, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में यह कैल्शियम से क्या आता है, यह कैल्शियम से नीचे आता है, नीचे आता है, अतः यह अभिक्रिया संपन्न है, यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी। यहाँ पे देखो कॉपर जिंक सल्फेट को प्रतिस्थापित कर देगा, क्या नहीं होगा, कारण सेम है, यही होगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर है वो जिंक से क्या आता है, नीचे आता है, कम अभिक्रियाशील धातुओं में आता है, इसीलिए अभिक्रिया संपन्न है, यह अभिक्रिया भी संपन्न है, अभिक्रिया भी संपन्न नहीं होगी, नहीं होगी। ये वाली अभिक्रिया संपन्न होगी क्या, ये वाली अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में क्या बनेगा, कॉपर, क्या बनेगा, कॉपर, क्योंकि जो जिंक होता है, जिंक सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, और कॉपर जो तांबा होता है वो सक्रियता श्रेणी में क्या आता है, नीचे आता है, इसीलिए यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। आपको एक तो पहचान करनी है सक्रियता अपने विस्थापन अभिक्रिया की पहचान क्या होगी, उसमें एक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो दोस्तों ये अपनी हो गई विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया लिख लीजिए। अब अपने पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अपने हेडिंग लगाइए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया के समय कौन सी होती है द्विविस्थापन, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होते हैं, यौगिकों के आयन व घटकों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, यौगिक होते हैं, यौगिकों के आयन व घटकों का क्या होता है, विनिमय होता है। क्या होता है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में या ऐसी रासायनिक, इस अभिक्रिया में दोनों पदार्थों के अवयव क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। दोनों पदार्थों के अवयव अपना स्थान बदल लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो ए बी प्लस सी डी, तो इसमें दोनों एक दूसरे में क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, सी बी प्लस ए डी, यहाँ पे दोनों में बदलाव आ रहा है ना, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अन्य यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी क्या कर दी, अभिक्रिया करवा दी, तो क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH की होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, प्लस में सोडियम सल्फेट, Na2SO4 क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आपको पता है कि सोडियम सक्रियता श्रेणी में कहाँ पर आता है, 2 नंबर पे आता है, कहाँ पे आता है, 2 नंबर में, यानी अधिक सक्रियता
अधिसक्रिय पदार्थों में आता है, और कॉपर है नीचे की तरफ आता है। तो देखिए सोडियम है वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा या नहीं कर देगा, कर देगा। तो देखो सोडियम कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर तो जाएगा सोडियम वाले स्थान पे और सोडियम आएगा कॉपर वाले स्थान पे। दोनों एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं नहीं बदल रहे, यानी दोनों जगह क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। तो दोनों एक दूसरे को बदलेंगे, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिद्धो सो इनको पहचानना तरीको यह है, विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक ही धातु अपना स्थान बदलती है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों क्या बदल देंगे, स्थान बदल देंगे। सिद्धो सो याद रखना है कि OH है और NaSO4 है, हाँ दोनों के सागे एक दूसरे क्या कर लेगा, अदला बदली। अब सोडियम तो आ गयो सल्फेट के सागे और कॉपर चलियो गयो OH के सागे, समझाई बात। तो कॉपर OH के सागे चल गयो, दोनों एक दूसरे के लिए स्थान है परिवर्तन कर लियो, तो ऐसी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका अपने एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक होता है सोडियम सल्फेट, नेक्स्ट एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका, लिखिएगा तब तक आप। लिख लिया सभी ने? तो एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक तो था सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करवाते हैं बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से। जैसे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये तो जाएगा इस जगह और ये जाएगा इस जगह, दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, स्थान है परिवर्तन करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, अभी देखो BaSO4 बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस में NaCl जिसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम है सल्फेट। और ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा, सोडियम है क्लोराइड। समझ आई क्या बात। तो यहाँ पे दोनों ही धातुएं अपना स्थान चेंज कर रही है नहीं कर रही है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन है अभिक्रिया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो अपनी रहेगी वो कौन सी रहेगी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट जो रहेगी वो रहेगी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी रहेगी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्या होगा भाई, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 क्या बना, CO2, ऑक्सीजन जुड़ी ना, यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी ना, और यहाँ पे जाके कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई ना। तो ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है, वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। यानी इसमें ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक और उदाहरण दे देते हैं, Cu+O2 क्या बन गया, CuO, क्या बन गया, CuO। इसको संतुलित करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2CuO। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसके दो नाम है। एक नाम तो इसका कॉपर ऑक्साइड, क्या नाम है, कॉपर है
ऑक्साइड। और कई बार इसका एक नाम और दे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन थी क्या इसके साथ में? नहीं थी ना। और यहाँ पे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जुड़ी ना। तो ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है? ये देखो यहाँ पे इसके पास 0 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी भाई? ऑक्सीकरण कहलाएगी। दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोजन की कमी। हाइड्रोजन की कमी, तो हाइड्रोजन की कमी होने से कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है। जैसे NaH, ये आके जाके किसमें टूट गया? Na प्लस H2, किसमें टूट गया? Na प्लस H2, किसमें टूट गया? Na प्लस H2। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, इसके साथ में हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे जाके देखो हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी। तो हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी होने से कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब कोई सी भी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रोजन की हो जाए कमी और ऑक्सीजन की हो जाए वृद्धि, तो कौन सी कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन। इसका अन्य नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। इसको उपचयन नाम से भी दे सकते हैं, उपचयन नाम से भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और उसके बाद में आपकी एक अभिक्रिया और रहेगी रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसी के साथ में आपका अध्याय क्या हो जाएगा? समाप्त। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा भाई। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, उसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही थी? कमी। इसमें क्या हो रही है? वृद्धि। हाइड्रोजन की वृद्धि तथा O2 यानी ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो उसमें तो ऑक्सीजन की क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। इसमें क्या होगा? उल्टा हो गया अपचयन में। अपचयन ऐसे ऑक्सीजन यानी कम, ऐसे अपचयन ऐसे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये उसकी क्या रहेगी? उल्टी रहेगी। तो इसमें देखिएगा, जैसे मान लो ये क्या है? कैल्शियम, प्लस में हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा भाई? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा भाई? कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। यानी यहाँ पर क्या है? इसके साथ में हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है ना, तो देखो हाइड्रोजन की वृद्धि, ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। दूसरा हम उदाहरण लेंगे, CuO प्लस H2, ये अभिक्रिया करेगा, ये क्या बना देगा? Cu प्लस H2O। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, है कि नहीं है? यहाँ पे जाते इसके साथ में ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? तो ऑक्सीजन की कमी, तो ये क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। समझ में आई क्या बात? ये क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आई क्या बात है? इसी प्रकार देखो HBr को हमने क्या किया? गर्म किया, ये किस में बदल गया? H2 प्लस Br2। ये किसका उदाहरण है बताओ? ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है भाई? बताओ ये कौन सी होगी? ऑक्सीकरण होगी कि अपचयन होगी? कौन सी होगी भाई? कौन सी होगी? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी आ गई ना, अलग हो गया ना। तो जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये है भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी है?
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह आपकी अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो गई। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो गई। इसी प्रकार जैसे मान लो H2 प्लस है Cl2, H2 प्लस है Cl2, क्या बनेगा? 2HCl। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगर इस अभिक्रिया को अंधेरे में करवाएं तो काफ़ी साल लग जाते हैं, अत्यंत धीमी गति से होती है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है कि नहीं है, और यहाँ पे जाते हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई ना, H2 की वृद्धि। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। अब अपनी एक रही है लास्ट अभिक्रिया, लास्ट एंड फाइनल अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपनी अंतिम जो लास्ट अभिक्रिया उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लास्ट हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स या अपचयोपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स को क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी क्या करते हैं? बोलते हैं अभिक्रिया भी बोलते हैं। उपचयन का अन्य नाम क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या नाम है? ऑक्सीकरण। तो देखिएगा नेक्स्ट जो अपनी अभिक्रिया वह रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों ही हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया क्या बात है? देखिएगा जैसे उदाहरण लेते हैं अपने, देखो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है। अब आप यहाँ पे जाके देखो जिंक अकेला ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो यहाँ पे होगी ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी। और आपको पता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी होती है? अपचयन। कौन सी है? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे देखो कार्बन, इसके साथ में ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना, ऑक्सीजन जुड़ी है ना इसके साथ में, जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? तो यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन में वृद्धि। ऑक्सीजन में वृद्धि, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। देखो एक तो अपचयन और ये कौन सी रही है? ऑक्सीकरण। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो वो तो होगी ऑक्सीकरण, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो वो कौन सी होगी? अपचयन। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ लिख लीजिए सभी। नेक्स्ट अपनी इसकी एक अभिक्रिया और करवा देते हैं रेडॉक्स की। साथ में आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, पूरा डिटेल से आपको करवाया जा रहा है, पूरा का पूरा डिटेल से। एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण और अपने यहाँ पे लिखा देते हैं। एक तो है CuO, जिसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, और इसी को भी बोलते हैं क्यूपर्स ऑक्साइड। क्यूपर्स है प्लस में ये अभिक्रिया किससे करेगा? H2 से करेगा। किससे करेगा?
किससे करेगा, H2 से अभिक्रिया करेगा। और इसको क्या करेंगे, गर्म तापन, यानी इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, Cu प्लस H2O। किस में बदल जाएगा, Cu प्लस H2O। किस में बदल Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, सॉरी अपचयन, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि, O2 की वृद्धि, तो ये कौन सी होगी भाई, ऑक्सीकरण। कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। ये आपकी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं में सारी अभिक्रियाएं क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। अब रासायनिक अभिक्रियाओं कुछ प्रभाव है, कोई पदार्थ वो आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो इसका क्या प्रभाव है, पड़ता है। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं कुछ प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिर्फ 2 ही छोटे से टॉपिक रहे इस पाठ में, इसी के साथ में अपना पाठ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पूरा डिटेल से कराने का प्रयास किया है दोस्तों, आपको पूरा डिटेल से करवाने का प्रयास किया है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव हम क्या पढ़ेंगे अब, अभिक्रियाओं के प्रभाव। 2 प्रभाव पढ़ते हैं इनके, कितने प्रभाव पढ़ते हैं, 2 प्रभाव। कितने पढ़ते हैं, 2 प्रभाव। पहला संक्षारण, जो हमने रासायनिक परिवर्तन में पहले पढ़ लिया था, संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण। पहला संक्षारण, जब कोई धातु, संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तो वह क्या कर लेती है, तो वह संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। हमने आरंभ में ही पढ़ लिया था रासायनिक परिवर्तन में। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, इसका सूत्र क्या होता है भाई, लोहे पर जंग लगने का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। फिर हमने पढ़ा था कॉपर पर हरे रंग की परत आना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कॉपर पर हरे रंग की परत आना, चांदी पर काले रंग की परत आना। चांदी होती है अपने, चांदी वो भी काली हो जाती है, चांदी पर काले रंग की परत आना। ये सभी किसके हैं, संक्षारण के उदाहरण है। देखो भाई संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु होती है वो वायुमंडल में होती है, तो अपने कोई बाहर, मान लो लोहा क्या कोई वस्तु है वो बाहर पड़ी है, या चांदी कोई वस्तु है वो बाहर पड़ी है, तो बाहर पड़ी है वायुमंडल में क्या होती है, वायुमंडल में आर्द्रता होती है, क्योंकि जलवाष्प होती है कि नहीं होती है। तो वायुमंडल में आर्द्रता होती है, साथ में वायुमंडल में क्या होती है, अम्लीयता। क्या होती है, अम्लीयता होती है। तो वो सभी धातु के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। धातु उनसे क्या कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी। अभिक्रिया करते हुए क्या बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी, जिससे उनके ऊपर क्या आ जाती है, जैसे लोहा होता है तो लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम जंग लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग लगना। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। इसके उदाहरण क्या है, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर काट आ जाए नहीं भूरे रंगो,
तो लोहे पर जंग लगना, कॉपर यानी तांबा होता है, तांबे के बर्तन अपने घरों में होते हैं, तो उनको अगर सही तरीके से साफ नहीं रखे, बाहर खुला छोड़ दें, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं, हरे रंग की उनके ऊपर परत आ जाती है, तो तांबे पर जंग लगना। और चांदी होती है, चांदी, चांदी को आप कुछ समय तक सीधा बाहर रख देंगे, कुछ समय के बाद में चांदी के ऊपर भी काले रंग की परत आ जाती है। सभी किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। समझ में आई बात, यानी काट लगना, जंग लगना, ये सभी किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं भाई, संक्षारण जैसे लोहा है, लोहे का संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर पेंट करके यानी कलर करके, लोहे के ऊपर क्या करके कलर करके हम संक्षारण से क्या कर सकते हैं, बचाव है कर सकते हैं। नेक्स्ट एक अपना लास्ट टॉपिक इस पाठ का रहा है जिसका नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है, विकृत गंधिता। क्या नाम है भाई, विकृत गंधिता। क्या नाम है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, जिसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बोलते हैं, या फिर विकृत गंधिता। देखिएगा, जैसे अपने तेल और वसा से बनी हुई जो वस्तुएं होती है, जैसे अपने घी और तेल से घरों में कुछ वस्तुएं बनाते हैं और उनका कुछ दिनों तक पड़े रहने देते हैं, तो उनमें वो क्या कर लेती है, वो अपचयन अभिक्रिया, उपचित अभिक्रिया कर लेती है, यानी उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और उनसे क्या आने लगती है, गंध आने लगती है, क्या आने लगती है, गंध आने लगती है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो देखिएगा, उपचयित होने पर, उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने पर, उपचयित या ऑक्सीकृत होने पर, ऑक्सीकृत होने पर तेल व वसा से बने खाद्य पदार्थों के स्वाद में खाद्य पदार्थों के स्वाद में तथा गंध में परिवर्तन आता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही विकृत गंधिता, यानी गंध क्या होगी, इसकी विकृत होगी, बदल गई, बुरी गंध आने लगी, इसमें विकृत गंधिता यानी बदबू आने लगती है, विकृत गंधिता कहते हैं। यानी जो भी अपने घी या तेल से वसा से बने हुए सामान है, तो उनको अपने काफी समय तक खुला छोड़ देंगे, तो वो क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर लेंगे, या ऑक्सीकृत हो जाएंगे या उपचयित हो जाएंगे, जिससे उनमें क्या आने लगती है, गंध आने लगती है, उनका स्वाद भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। इसका उदाहरण क्या है भाई, इसका उदाहरण क्या है भाई, इसका उदाहरण क्या है, जैसे अपना घरे को सब्जी रोटी वगैरह है, इनको अपने काफ़ी दिनों तक पड़े रहने देते हैं, तो इनसे बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इनसे बचाने के लिए इनके ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थ मिलाते हैं, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए इनमें उपचयन को रोकने के लिए रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं और इनको वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, इनको किन में रखते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, यानी इनको ऐसे बर्तनों में रखते हैं जहाँ पर वायु का प्रवेश नहीं हो, क्योंकि वायु में क्या होती है, आर्द्रता होती है, जिससे ये क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी ये क्लास क्या हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने पहला अध्याय कर लिया और पहले अध्याय का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने पहला अध्याय कर लिया, उसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े, लास्ट में हमने विकृत गंधिता पढ़ी, संक्षारण पढ़ा,
और आगे हम अब जो आगे अपना सेशन रहेगा वो रहेगा फिजिक्स वाला लेसन। फिजिक्स वाले लेसनों में हम अभी आरंभ करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो क्या थोड़ा सा वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, तो हम फिजिक्स वाले पोर्शन पे ध्यान देंगे। साथ साथ में आप क्या बना सकते हैं, नोट्स से बना सकते हैं। तो साइंस का अपना पहला जो लेसन है वो समाप्त हो चुका है। तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, कमेंट करके बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। राम राम। जय वीर तेजा जी की। नमस्कार। धन्यवाद।